हेलो माय फ्रेंड्स। आज हम लोग पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पारिस्थितिकी के बारे में देखते हैं, इकोलॉजी के बारे में देखते हैं। ठीक है, इकोलॉजी क्या होता है? तो पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी वो होता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जीव के समुदायों तथा उनके जो बीच में वातावरण है उसके संबंधों के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्नेस्ट हेकेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम ओइकोलॉजी शब्द से 1869 में इकोलॉजी शब्द को बनाया। ठीक है, तो इकोलॉजी शब्द को देने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति कौन था? तो अर्नेस्ट हेकेल थे, जो ओइकोलॉजी शब्द को 1869 में दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो एजी टोंसले ने किया था 1935 में। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो एजी टोंसले ने किया था 1935 में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है। तो जैविक घटक में तीन आते हैं, एक तो उत्पादक आता है, दूसरा उपभोक्ता आता है, तीसरा अपघटक आता है। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। और अजैविक घटक के अंदर तीन आते हैं, तीन कारक होते हैं, एक तो भौतिक कारक होता है, दूसरा अकार्बनिक कारक होता है, तीसरा कार्बनिक कारक होता है। तो भौतिक कारक के अंदर तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, स्थलाकृति, उसके बाद में वायुमंडलीय दाब आते हैं। ठीक है, और अकार्बनिक कारणों में जल हो गया, मिट्टी हो गया, खनिज, चट्टान, उसके बाद में वायुमंडलीय गैस। कौन? तो वायुमंडलीय गैस आता है। ठीक है, उसके बाद में है कार्बनिक कारक। कार्बनिक कारक में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट आता है। कार्बनिक कारक में क्या आता है? तो प्रोटीन हो गया, वसा हो गया तथा कार्बोहाइड्रेट आता है। ठीक है, उसके बाद जैविक घटकों को तीन भागों में बांटा गया है। जैविक घटक को अभी हम देखें कि तीन भागों में बांटा गया है, एक तो उत्पादक हो गया, दूसरा उपभोक्ता हो गया, तीसरा अपघटक होता है। तो उत्पादक है क्या? तो उत्पादक जो होता है ना, इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं। ठीक है, उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना सकते हैं। ठीक है, जो सरल पदार्थों से अपना भोजन जो होता है ना बना सकते हैं। ठीक है, उपभोक्ता में प्राथमिक होता है, उसके बाद में द्वितीय होता है, तृतीय उपभोक्ता होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या है? तो प्राथमिक उपभोक्ता होता है जो चरने वाले पशु जैसे कि बकरी, खरगोश, ऊंट और टीडा। ठीक है, चरने वाले पशु जैसे कि बकरी, खरगोश, ऊंट और टीडा होता है प्राथमिक उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता में है शाक भक्षी या अन्य प्राणियों पर निर्भर जैसे कि सांप, भेड़िया। ये सब क्या है? जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता में है कि जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं, जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं जैसे कि बाज, शेर और बाघ इत्यादि। ठीक है, तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अपघटक जो है इसमें मुख्यतः बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ठीक है, अपघटक में क्या क्या आता है? तो अपघटक में बैक्टीरिया और कवक आते हैं। ये पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरदन पर निर्भर आते हैं। अपघटक जो होता है ना, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया और कवक आता है जो पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरदन पर निर्भर होता है। ठीक है, आगे है कि 10% का नियम। 10% का नियम किसने दिया है? तो 10% का नियम जो है ना, सबसे पहले किसने दिया है? तो लिंडेमान साहब दिए थे। 10% का नियम 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया था। 1942 में किसने दिया था 10% का नियम? तो लिंडेमान ने दिया था 1942 में। इसमें है कि शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% भाग अपने में संचित रखता है। जो शाकाहारी जंतु होते हैं, वो जो उत्पादक होता है उसका उत्पादक की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का 10% अपने में संचित रखता है। उसके बाद मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित है। तो मांसाहारी जंतु द्वारा क्या होता है कि शाकाहारी जंतु का भक्षण करता है मांसाहारी जंतु, और शाकाहारी का 10% जो होता है ऊर्जा अपने में संचित रखता है। उसके बाद में है कि खाद्य की कड़ी में प्रत्येक
खाद की कड़ी में प्रत्येक स्तर, ये प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय स्तर पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर में भार का रूपांतरण होता है। क्या होता है कि खाद की कड़ी में प्रत्येक स्तर, प्राथमिक, द्वितीय या तृतीय पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। ठीक है, तो हमने 10% का नियम देखा। किसने दिया था 10% का नियम? 1942 में लिंडे मान ने दिया है। लिंडे मान ने दिया है। कब दिया है? तो 1942 में दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। आगे है कि जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिशा में होता है। यह इंपॉर्टेंट है कि जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अगर क्वेश्चन आ गया कि जयमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है, तो केवल एक दिशा में होता है। उसके बाद में है कि ऊर्जा का प्रभाव अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ऊर्जा का प्रभाव जो हो किस दिशा में होता है, तो अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। ठीक है, अब देखते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या होता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहते हैं। तो जीवभार का पिरामिड किसे कहेंगे? तो होता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीवभार के रेखाचित्रीय निरूपण को जीवभार का पिरामिड कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? तो सदैव सीधा होता है। इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा? तो सदैव सीधा होता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होता है। ऐसे पारिस्थितिकी तंत्र कहेगा, इकोसिस्टम कहेगा, तो इकोसिस्टम में जो हमारा पिरामिड होगा वो सीधा होता है, सदैव सीधा होता है। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो जलीय होता है उसके इकोसिस्टम में पिरामिड जो होता है ना, उल्टा होता है। उसके बाद में है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? तो इकोसिस्टम में प्रत्येक जीव एक दूसरे जीव के भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण ही खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? जैसे कि घास हो गया, प्राथमिक में घास हो गया, तो घास को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। घास से टिड्डा, फिर टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप और सांप को बाज। तो ऐसा ही खाद्य श्रृंखला क्या होता है? एक दूसरे पर ये निर्भर हैं, इसलिए ऐसा ही आगे की ओर बढ़ता जाता है। उसके बाद में है परवाल भित्ति के परिवर्तन। परवाल भित्ति पारितंत्र। तो परवाल भित्ति जो होता है ना, एक चूना प्रधान सागरीय जीव है। परवाल क्या है? तो परवाल एक चूना प्रधान आपका सागरीय जीव है। जो चूना किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर के बना होता है, जिसके अवशेष क्रमशः स्थिरीकरण से परवाल भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद में है परवाल भित्ति जो होती है ना, कहाँ पे पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सागरों में। परवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय सागरों में पाई जाती हैं, जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। तो परवाल भित्तियाँ जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सागर, जैसे कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इसे जीवित रहने के लिए 18 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होना चाहिए, यानी कि 18 से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक इसके लिए उपयुक्त तापमान होना चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन है? तो ग्रेट बैरियर रीफ है। भारत में परवाल भित्तियाँ जो सबसे अधिक भारत में परवाल भित्तियाँ पाई जाती है वह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक परवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं, और कच्छ की खाड़ी में सबसे कम पाई जाती हैं। ओके, उसके बाद में मन्नार की खाड़ी में भी पाई जाती है और लक्षद्वीप में भी पाई जाती है। ठीक है, और लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। तो अभी हमने देखा कि भारत में जो परवाल भित्ति है सबसे अधिक अंडमान निकोबार, सबसे कम कच्छ की खाड़ी में, और उसके बाद मन्नार, अन्य में मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में भी पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में है कि जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी किसे कहेंगे? तो किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जंगली तथा पालतू जंतुओं एवं पादपों की जनजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। तो 1992 में क्या हुआ था? तो 1992 में एक रियो डी जेनेरियो में
ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। इसी में जैव विविधता शब्द का जो होता है ना परिभाषित किया गया। लेकिन जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1985 में वाल्टर डी रोजन ने किया था। अगर जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी शब्द को का उल्लेख जो कहा जाएगा तो सबसे प्रथम प्रयोग जो है किसने किया था, तो वाल्टर जी रोजन ने किया था आपका 1985 में। लेकिन जैव विविधता शब्द का जो परिभाषित जो किया गया वह किया गया 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में, इसका व्याख्या किया गया। अब देखते हैं कि जैव विविधता संरक्षण, प्रमुख कुछ जैव विविधता संरक्षण है। जैसे कि जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता है बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, तो स्वस्थानीय संरक्षण है और दूसरा बाह्य स्थानीय संरक्षण। तो बाह्य स्थानीय संरक्षण में जीन बैंक होता है, बीज बैंक होगा। निम्न तापीय संरक्षण, जीन बैंक, बीज बैंक, निम्न तापीय संरक्षण, वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान और चिड़ियाघर आदि आते हैं। और स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान, स्वस्थानीय में राष्ट्रीय उद्यान। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 106 है। वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो 106 है। ठीक है, उसके बाद में होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, वर्तमान में वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो वो है 573 वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या है। भारत में अभी वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है, तो 573 है। उसके बाद में जैवमंडल आगार, जैवमंडल आगार कितनी है, 18 है। जैवमंडल आगार कितने हैं, तो 18 है। उसके बाद में पवित्र उपवन और झील हैं। उसके बाद में सामुदायिक आगार और संरक्षण आगार हैं। तो आगार का मतलब क्या होता है, आगार का मतलब रिजर्व होता है। क्या होता है, रिजर्व। ठीक है, तो जैवमंडल रिजर्व जो होता है कितनी है, तो 18 है। उसके बाद में आपका वन्य जीव अभ्यारण्य कितनी है, तो 573 है। और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 106 है। अभी देखेंगे कि सबसे बड़ा जो हमारा वन्य जीव अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो रणथंभौर है। रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है ना, जो राजस्थान में है। कहाँ पे है, तो राजस्थान में है। तो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य है। और सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो कहाँ पे है, तो 97 है। कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। ठीक है, तो सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य कहेगा तो कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार में है। प्रथम अगर नेशनल पार्क बोलेगा कि प्रथम नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो प्रथम नेशनल पार्क जो होता है ना, हेली नेशनल पार्क है। कौन सा है, हेली नेशनल पार्क जो होता है ना, भारत का प्रथम नेशनल पार्क, जिसे 1936 में स्थापना किया गया था। ठीक है, भारत में 1970 के दशक तक मात्र 5 राष्ट्रीय उद्यान थी। भारत कितनी नेशनल पार्कें थी या राष्ट्रीय उद्यान कहेगा तो 5 ही थी। बाद में जो है सो इस बढ़ता चला गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास। भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण हेतु प्रयास। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था। तो कस्तूरी मृग परियोजना कब आया था, तो 1970 में आया था। कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आया। हंगुल परियोजना भी 1970 में आया था। ठीक है, तो दो, एक कस्तूरी मृग परियोजना और दूसरा हंगुल परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना तथा हंगुल परियोजना 1970 में आया। ठीक है, IUCN का मतलब क्या होता है, तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल जो होता है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो होता है ना, IUCN का मतलब होता है। इसी की सहायता से कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में स्थापित की गई थी। ठीक है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें जो होता है ना 1400 मेंबर है। ठीक है, IUCN में कितने मेंबर हैं, 1400 है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, ग्लैंड में है। ग्लैंड कहाँ पे है, तो स्विट्जरलैंड। तो IUCN के बारे में हमने देखा कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म हुआ और इसकी स्थापना 1948 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड मुख्यालय तथा 1400 मेंबर है। ठीक है,
उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है कि गेंडा परियोजना। गेंडा परियोजना कब आया था? 1987 में आया था। तो गेंडा परियोजना 1987 में, कस्तूरी मृग 1970, हंगुल 1970 और गेंडा 1987। उसके बाद में प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? तो 1973 में आया है। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया है? तो 1973 में आया है। वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 53 नहीं है, बल्कि भारत में वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व हैं। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्वों की संख्या है? 55 है। जो 54वां टाइगर रिजर्व और 55वां टाइगर रिजर्व, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सी है? तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो गुरु घासीदास 54वां जो है ना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। ठीक है, तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ना कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो गुरु घासीदास तिमोर पिंगला 54वां टाइगर रिजर्व। और 55वां टाइगर रिजर्व जो है ना वो है, 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सॉरी, तो हमने देखा कि 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 54वां टाइगर रिजर्व जो होता है ना, ये होता है धौलपुर करौली। कौन है? धौलपुर करौली। धौलपुर करौली कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। कहाँ पे है? धौलपुर करौली राजस्थान में है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। उसके बाद में 55वां जो है ना, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। गुरु घासीदास कौन है? तिमोर पिंगला। ठीक है, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला कहाँ पे है? आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 55 टाइगर रिजर्व है। तो हमने देखा कि कस्तूरी मृग परियोजना 70 में, गेंडा परियोजना 87 में, हंगुल 1970 में तथा प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में है। वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 55 टाइगर रिजर्व हैं। 54वां कौन सा है? धौलपुर करौली। और 55वां गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। उसके बाद में प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? तो 1992 में आया था। कुल 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। भारत में टोटल कितने एलिफेंट रिजर्व हैं? तो 32 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथी मेरा साथी अभियान कब आया था? 2011 में आया था। हाथी मेरा साथी अभियान कब आया था? तो 2011 में आया था। शुभंकर क्या है इसका? गज्जू है। इसका शुभंकर क्या है? तो गज्जू है। तो हाथी मेरा साथी अभियान कब आया? 2011 में, शुभंकर गज्जू। उसके बाद में आगे देखते हैं। आगे है कि लाल पंडा परियोजना कब आया? तो लाल पंडा परियोजना 1996 में आया था। लाल पंडा परियोजना कब आया था? तो लाल पंडा परियोजना 1996 में आया था। किसकी सहायता से? WWF की सहायता से। ठीक है, तो WWF की स्थापना कब की गई थी? तो 1961 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ग्लैंड में है। ठीक है, ग्लैंड में है। तो WWF की स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय ग्लैंड में है और इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आया? तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट जो आया था वह आया था 2009 में। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट कब आया? 2009 में आया था। ठीक है, हिम तेंदुआ 2009 में। उसके बाद कस्तूरी मृग परियोजना 1970 में आया था। उसके बाद में गिद्ध प्रोजेक्ट कब आया? 2006 में। गिद्ध प्रोजेक्ट कब आया? तो 2006 में आया था। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट कब आया था? 1999 में, भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो होता है ना, वह देहरादून में स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा 1999 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद में गंगा डॉल्फिन परियोजना। गंगा डॉल्फिन परियोजना कब आया था? 2019 में आया था। गंगा डॉल्फिन परियोजना कब आया था? तो 2019 में आया था। गंगा डॉल्फिन परियोजना कब आया था? तो 2019 में आया था। ठीक है, 2019 में गंगा डॉल्फिन परियोजना आया था और यह था नमामि गंगे अभियान के तहत। किसके तहत? तो नमामि गंगे अभियान जो था ना, PM द्वारा चलाया गया था नमामि गंगे अभियान। ठीक है, तो नमामि गंगे अभियान के तहत गंगा डॉल्फिन परियोजना 2019 में आया। उसके बाद में है मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट। मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1974 में आया था। तो मगरमच्छ संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया? तो 1974 में आया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1978 में, 4 साल बाद 1978 में 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र खोला गया। 16 कितने मगरमच्छ प्रजनन केंद्र को खोला गया 78 में। तथा केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन परीक्षण संस्था कहाँ पे खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। कहाँ पे? हैदराबाद। ठीक है,
तो अब कह रहा है कि प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था, केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एंड प्रबंधन प्रशिक्षण संस्था कहाँ पे खोला गया? तो हैदराबाद में खोला गया। 1978 में 16 नए प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की। तथा मगरमच्छ प्रोजेक्ट कब आया था? संरक्षण 1974 में आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया? भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1927 में आया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया था। वन अधिनियम, तो वन, सिर्फ वन का अधिनियम आया तो 27 में आया, लेकिन वन के जीवों के संरक्षण का अधिनियम जो आया तो 1972 आया। ठीक है, उसके बाद में वन का, सिर्फ वन का संरक्षण जो होगा वो 1980 में होगा। वन जीव का संरक्षण 72 में तथा वन का संरक्षण 80 में। उसके बाद में है कि वायु प्रदूषण निवारण कब आया था? वायु प्रदूषण निवारण, तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1981 में आया था। उसके बाद में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, पर्यावरण सुरक्षा 1986 में आया। उसके बाद में जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया है। उसके बाद में है कि जल सुरक्षा अभियान, जल सुरक्षा अभियान कब आया? तो जल सुरक्षा 1974 में आया है। जल सुरक्षा अधिनियम कब आया? तो 1974 में आया, जल सुरक्षा 1974 में। उसके बाद में है कि वन अधिनियम 27 में, वन अधिनियम 1927 में। उसके बाद में वन सुरक्षा अधिनियम 72 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में तथा जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। और जल सुरक्षा प्रबंधन अधिनियम 1974 में आया। ठीक है, उसके बाद में है कि हॉट स्पॉट, भारत में हॉट स्पॉट। तो हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो हॉट स्पॉट शब्द को सर्वप्रथम जो होता है ना, नॉर्मन मायर्स ने दिया था। किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने दिया था। कब दिया था? तो 1988 में दिया था। ठीक है, तो आपका हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मायर्स ने किया था, 1988 में किया था। और टोटल, यानी कि वर्ल्ड में टोटल जो हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? तो 36 है। हॉट स्पॉटों की संख्या कितनी है? तो 36 है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के क्षेत्र, एक तो हिमालय का क्षेत्र हो गया, दूसरा इंडो बर्मा क्षेत्र हो गया, हिमालय इंडो बर्मा क्षेत्र। उसके बाद में सुंडालैंड। तो सुंडालैंड कहाँ अवस्थित है? तो ये ट्रिनिकेट सहित नान काउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो उसके बाद में पश्चिमी घाट श्रीलंका क्षेत्र। तो भारत के जैव विविधता क्षेत्र में एक तो हिमालय क्षेत्र आ गया, उसके बाद में इंडो बर्मा क्षेत्र आ गया, सुंडालैंड आ गया, उसके बाद में पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका क्षेत्र है। ठीक है, आगे है कि रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन किस लिए हुआ था? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित था। रामसर स्थल कहाँ पे है? तो ईरान में अवस्थित है। रामसर स्थल कहाँ पे स्थित है? तो ईरान में अवस्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसे 2 फरवरी, आपका विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। ठीक है, और इसमें भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हैं? तो 75 नहीं है, बल्कि भारत में टोटल रामसर स्थलों की संख्या आपका 82 हो गया है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो 82 है, जिसमें से 82 में से 81वां हो गया नागी रामसर स्थल, और 82वां हो गया नगडी। क्या हो जाएगा? नकटी, नागी और नकटी रामसर स्थल। ठीक है, देखते हैं। उसके बाद में है कि भारत का जो सबसे बड़ा रामसर स्थल से, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल जो होता है ना, वह कौन सा है? तो सुंदरबन वेटलैंड है। कौन है? सुंदरबन वेटलैंड। उसके बाद में सबसे छोटा जो है ना, सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो रेणुका झील है। कौन है? तो रेणुका झील है। आगे देखते हैं। उसके बाद में है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण में चलाए गए प्रमुख आंदोलन। भारत में जो पर्यावरण संरक्षण था उसमें चलाए गए प्रमुख आंदोलन के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो बालियापाल आंदोलन। तो बालियापाल आंदोलन किस लिए हुआ था? तो बालियापाल आंदोलन हुआ था कि उड़ीसा के गाँवों में जो मिसाइल टेस्टिंग हो रहा था उसके विरोध में
किया गया था। ठीक है, तो बालियापाल आंदोलन चलाया गया था कि उड़ीसा में के गाँवों में के भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग को रोकने हेतु। उसके बाद में शांत घाटी आंदोलन। शांत घाटी आंदोलन केरल में हुआ, 1973 में हुआ था। तो शांत घाटी आंदोलन कब हुआ था? तो शांत घाटी आंदोलन 1973 में हुआ था। कहाँ पे? केरल में हुआ था। उसके बाद में चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन 1974 में हुआ। ठीक है, शांत कहेगा तो शांत 73 में हुए, लेकिन 74 में चिपको आंदोलन चलाया गया। तो 1974 में चिपको आंदोलन चलाया गया था उत्तराखंड के किस गांव से? तो रैनी गांव से। उत्तराखंड के रैनी गांव से चलाया गया और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, उसके बाद में गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी तथा चंडी प्रसाद थे। उसके बाद में मैती आंदोलन। मैती आंदोलन कब हुआ? 1994 में हुआ। मैती आंदोलन को 1994 में किया गया। इस समय कल्याण सिंह रावत द्वारा उत्तराखंड के चमोली गांव में, कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली गांव में आपका मैती आंदोलन चलाया गया। कब? तो 1994 में चलाया गया था कल्याण सिंह रावत द्वारा। उसके बाद में है कि जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन है बिहार का, 1980 के दशक का। 1980 के दशक में जंगल बचाओ आंदोलन बिहार में चलाया गया था। उसके बाद में नवदन्या आंदोलन। नवदन्या आंदोलन कब हुआ? तो नवदन्या आंदोलन 1982 में हुआ था। नवदन्या आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1982 में चलाया गया था, जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो नवदन्या आंदोलन 1982 में चलाया गया था और जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की। जैव विविधता प्रोजेक्ट कब आया था? तो 2002 में आया था। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नवदन्या 1982। उसके बाद में है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 में आया है। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब आया? तो 1989 में आया। इसके नेतृत्वकर्ता थे मेघा पाटेकर। कौन थे? मेघा पाटेकर। उसके बाद में बाबा आमटे और अरुंधति राय। कौन थे? अरुंधति राय थी। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे तथा अरुंधति राय। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989। ठीक है, उसके बाद में है अपिको आंदोलन। अपिको आंदोलन कहाँ पे हुआ? तो कर्नाटक में हुआ है, 1983 में हुआ है। ठीक है, अपिको आंदोलन कब हुआ? तो अपिको आंदोलन 1983 में हुआ, कर्नाटक में हुआ। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो पांडुरंग हेगड़े थे। ठीक है, पांडुरंग हेगड़े। ठीक है, उसके बाद में है बिश्नोई आंदोलन। अमृता बिश्नोई द्वारा 1731 में राजस्थान में चलाया गया था। बिश्नोई आंदोलन कहाँ पे चलाया था? तो राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन चला था। ठीक है, राजस्थान में बिश्नोई आंदोलन चलाया गया था अमृता बिश्नोई द्वारा 1731 में। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि बालियापाल आंदोलन किस लिए चलाया गया? तो उड़ीसा में गांव में भूमि के मिसाइल टेस्टिंग को रोकने के लिए। शांत घाटी 1973 में। चिपको आंदोलन 1974 में। ठीक है, मैती 1994 में। जंगल बचाओ 1980 के दशक। नवदन्या 1982। नर्मदा बचाओ 1989। अपिको 1983 तथा बिश्नोई 1731 में चलाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि प्रमुख वन्यजीव संस्थान। भारत में जो प्रमुख वन्यजीव संस्थान है उसको देखेंगे। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पे है? तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून में है। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज कहाँ पे है भारत के? तो देहरादून में है। इसके बाद में केंद्रीय पक्षी शोध संस्था। तो पक्षी शोध संस्था कहाँ पे है? तो इज्जतनगर बरेली में। इज्जतनगर कहाँ? बरेली में। तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली। भारतीय वन सर्वेक्षण कहाँ? तो देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र तथा भारतीय वनस्पति उद्यान। ठीक है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण कोलकाता तथा भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, दोनों कोलकाता में हो। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र तथा भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में। भारतीय वन प्रबंधन कहाँ पे होगा? तो भोपाल में। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो कोयम्बटूर में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक केंद्र कोयम्बटूर। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? तो नागपुर में है। उसके बाद में भारत वन्यजीव अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? देहरादून में है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्था देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तथा राष्ट्रीय
अनुसंधान संस्थान, तो इसमें भी पर्यावरण अभियांत्रिक है, इसमें पर्यावरण शोध संस्था, तो दोनों देहरादून में नागपुर में है। उसके बाद में भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो बेंगलुरु में है। उसके बाद में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो कोलकाता में है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कहाँ है, तो इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज देहरादून, केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली, भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता, सलीम अली पक्षी विज्ञान कोयम्बटूर, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक नागपुर। उसके बाद में भारतीय वन्यजीव अनुसंधान देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता में स्थित है। उसके बाद में देखेंगे कि यूनेस्को में मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर, MAB का मतलब क्या होता है, मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल भारत के टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है, तो 12 हैं। कौन है, 12 है। टोटल बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 है, जिसमें से 12 के क्या है, यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर में शामिल है। ठीक है, तो अगार यानी कि रिजर्व यूनेस्को में, अगार यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल है नीलगिरी। कौन शामिल है, तो यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम में शामिल सबसे पहला कौन शामिल हुआ था, तो नीलगिरी शामिल हुआ था। कौन हुआ था, तो नीलगिरी शामिल हुआ था। ठीक है, उसके बाद में है कि मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी MAB में शामिल है। उसके बाद में सुंदरबन शामिल है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, नंदा देवी, नोकरेक। उसके बाद में पंचमढ़ी, सिंपलीपाल, अचानकमार, अमरकंटक। उसके बाद में ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई तथा कंचनजंगा और पन्ना। सबसे लास्ट में कौन हुआ है, तो पन्ना शामिल हुआ है। तो मैन एंड बायोस्फीयर में यूनेस्को के सबसे पहले नीलगिरी शामिल हुआ, सबसे लास्ट में जो शामिल हुआ है पन्ना शामिल हुआ है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश में है। तो यूनेस्को में जो मैन एंड बायोस्फीयर में 12 शामिल है, उसमें सबसे पहले नीलगिरी है। उसके बाद में है मन्नार की खाड़ी, ठीक है, नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी। उसके बाद में सुंदरबन, उसके बाद में नंदा देवी, उसके बाद में नोकरेक कहाँ पे है, तो मेघालय में है नोकरेक। ठीक है, उसके बाद में नोकरेक के बाद में पंचमढ़ी, उसके बाद में सिंपलीपाल, उसके बाद में अचानकमार, अमरकंटक। उसके बाद में ग्रेट निकोबार, उसके बाद में है ग्रेट निकोबार के बाद में अगस्त मलाई, उसके बाद में कंचनजंगा और पन्ना। ठीक है, याद हो गया। आगे देखते हैं, आगे है कि भारत के जो बायोस्फीयर रिजर्व जो टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें देखते हैं कि एक तो नीलगिरी है। नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी। नीलगिरी की स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, जो पहला है। उसके बाद में नंदा देवी 1988 में, नीलगिरी 1986 में है। नंदा देवी और नोकरेक, नंदा देवी तथा नोकरेक। ठीक है, याद रखना है कि नंदा देवी और नोकरेक की स्थापना कब हुई, नोकरेक की स्थापना जो हुआ है ना, दोनों की 1988 में स्थापना हुई है। ठीक है, नंदा देवी और नोकरेक 88 में, नीलगिरी 86 में। ठीक है, उसके बाद में है कि मानस, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार और सुंदरबन। ठीक है, मानस, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार और सुंदरबन। मानस, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन तथा ग्रेट निकोबार। इसका स्थापना 1989 में किया गया है। कब किया गया है, 1989 में किया गया है। उसके बाद में सिंपलीपाल 1994 में। सिंपलीपाल कब हुए हैं, तो सिंपलीपाल का 1994 में। सिंपलीपाल उड़ीसा में है, 1994 में। डिब्रू सैखोवा असम में है, जो सबसे छोटा है। डिब्रू सैखोवा 97 में। डिब्रू सैखोवा कब, तो डिब्रू सैखोवा की स्थापना की गई 1997 में। डिब्रू सैखोवा 97 में, जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, दिहांग दिबांग 1998 में। डिब्रू सैखोवा 97, दिहांग दिबांग 1998। पंचमढ़ी जो 1999 में। पंचमढ़ी कब हुआ है, तो पंचमढ़ी 1999 में हुआ है। उसके बाद
अगस्तमलाई, तमिलनाडु के अगस्तमलाई 2001 में, अगस्तमलाई 2001 में, अचानकमार अमरकंटक 2005 में, अगस्तमलाई 2001, अचानकमार अमरकंटक 2005 में, कंचनजंगा 2000 में, कंचनजंगा 2000 सन में, कंचनजंगा कब हुआ है? 2000 सन में हुआ है। उसके बाद कच्छ का रण, कच्छ का रण जो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का, कच्छ का रण है, सबसे छोटा डिब्रूसैख हुआ है, सबसे पहला नीलगिरी और सबसे लास्ट पन्ना। तो कच्छ 2008 में, कच्छ 2008 में, कच्छ कब हुआ है? तो कच्छ का रण 2008 में। उसके बाद में शीत मरुस्थल, कच्छ का रण 2008, शीत मरुस्थल 2009, शीत मरुस्थल 2009, शेषाचलम 2010, शीत 9, शेषाचलम 2010 तथा पन्ना 2011 में, पन्ना 2011 में। नीलगिरी की स्थापना 1986 में, नीलगिरी की स्थापना कब हुआ? तो 1986 में तथा पन्ना 2011 में। ठीक है, आगे देखते हैं भारत के टाइगर रिजर्व की सूची। भारत में टाइगर रिजर्व की सूची में पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो झारखंड में है। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आपका पलामू टाइगर, भारत में टोटल टाइगर रिजर्वों की संख्या कितनी है? तो 55 है। 54वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो धौलपुर करौली है, धौलपुर करौली तथा 55वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तिमोर पिंगला। कौन है? तिमोर पिंगला, छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला। तो आगे देखते हैं, आगे है कि झारखंड, झारखंड में जो होता है ना टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो एक आप पलामू टाइगर रिजर्व है झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो झारखंड में है। उसके बाद में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर तथा अमनगढ़। दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर तथा अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। सिंपलीपाल और सतकोसिया, सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व तथा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। सिंपलीपाल तथा सतकोसिया उड़ीसा में। मानस, नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, मानस, नामेरी, काजीरंगा तथा ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो ये है असम में। मानस टाइगर रिजर्व, नामेरी टाइगर रिजर्व, काजीरंगा और तथा ओरंग टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो असम में है। ठीक है, उसके बाद में है मुद्दुमलाई, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद में है कलकड़ मुंडनथुरई, कलकड़ मुंडनथुरई। उसके बाद में अन्नामलाई। उसके बाद में श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई, श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई। तो तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व है, एक तो मुदुमलाई है, उसके बाद में अन्नामलाई, सत्यमंगलम, श्रीविल्लुपुत्तूर मेघामलाई तथा कलकड़ मुंडनथुरई। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है ना, एक तो सुंदरबन है, दूसरा बुक्सा टाइगर रिजर्व है। सुंदरबन टाइगर रिजर्व तथा बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में। दम्फा मिजोरम में, दम्फा कहाँ पे है? दम्फा मिजोरम में, दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। उसका रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिसधारी। ठीक है, तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिसधारी तथा आपका धौलपुर करौली। कौन है? धौलपुर करौली जो भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है, राजस्थान में है। ठीक है, तो रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिसधारी। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। उसके बाद में उदंती सीता नदी और अचनकमार। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो इम्पोर्टेंट है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद में उदंती सीता नदी और अचनकमार, उदंती सीता नदी, अचनकमार और इंद्रावती। नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व तथा कमलांग। ठीक है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश और कमलांग अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार और पेराम्बिकुलम केरल में। पेरियार टाइगर रिजर्व तथा पेराम्बिकुलम, पेरियार तथा पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो केरल में है। उसके बाद में आपका कावल और अमराबाद, कावल टाइगर रिजर्व तथा अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो कावल और अमराबाद टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना में है। ठीक है, उसके बाद में नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व, कन्हा, पेंच, बांधवगढ़। पेंच जो है ना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है पेंच। ठीक है, तो पन्ना, उसके बाद में कन्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा और संजय धुबरी। पन्ना, कन्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा और संजय धुबरी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में तब महाराष्ट्र में टाइगर रिजर्व जो एक तो मेलघाट है, उसके बाद में तादोबा अंधारी, मेलघाट, तंदोबा अंधारी
पेंच, सहाद्री, नौगांव, नगजीरा और बोर। ठीक है, तो महाराष्ट्र के जो टाइगर रिजर्व है उसके नाम है, एक तो मेलघाट है, ये कौन सा है, मेलघाट है, उसके बाद में तदोबा अंधारी है, उसके बाद में पेंच है, सहाद्री, नौगांव और नगीजीरा और बोर। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भादरा टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व है। तो कर्नाटक में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें से बांदीपुर टाइगर रिजर्व, उसके बाद में भद्रा टाइगर रिजर्व, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बिलिगिर रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व। उसके बाद में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व तथा राजाजी टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि हरित गृह प्रभाव एवं आपका जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें है कि हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, तो ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूदा कुछ गैस उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो जोसेफ फोरियर, ग्रीन हाउस गैस का संकल्पना सबसे पहले किसने किया था, तो ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने 1824 में किया था। जोसेफ फोरियर ने किया था, किसने किया था, जोसेफ फोरियर ने कब किया था, तो 1824 में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि ग्रीन हाउस प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी है, तो एक तो आपका जलवाष्प। ग्रीन हाउस गैस में जो संख्या होती है, तो जलवाष्प कितना होता है, तो जलवाष्प जो होता है ना 60% है। जलवाष्प की संख्या कितनी है, तो 60% है। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होता है ना कितना है, तो 26% होता है, 26% CO2 होता है। मीथेन जो होता है ना CH4 कितनी होती है, तो 4 से 9% के बीच में आपका मीथेन होता है। ओजोन O3 कितना होता है, तो 3 से 7% के करीब में होता है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड कितनी होती है, तो लगभग 1.5% होता है। उसके बाद में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कितना है, तो 0.1 से लेकर के लगभग 4%, 0.4% तक होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो हमने देखा कि प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें में जो कंट्रीब्यूशन है, तो जलवाष्प 60% होता है, जलवाष्प 60% होता है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 26%, मीथेन 4 से 9%, उसके अंदर ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 1.5% तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन 0.1 से लेकर के 4% के बीच में होता है। ठीक है, इसमें है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लिया जाने से वायुमंडलीय का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेने के कारण ही वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। 2020 के आंकड़े के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो USA का है। किसका है, योगदान देने के देशों में चीन के साथ 28% चीन है। तो प्रथम स्थान पर कौन है, तो चाइना है। प्रथम स्थान पर चाइना है जो 28% है, 28% है। संयुक्त राज्य अमेरिका 15% पर, तो दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर है 7% के अनुसार। ठीक है, तो 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के जो भी उत्पादकता है उसमें से 7% भारत उत्पाद करता है। ठीक है, 15 अमेरिका और 28% जो होता है ना चाइना करता है। रूस 5% तथा जापान 3%। भूटान कार्बनिक निगेटिव देश है। भूटान क्या है, तो भूटान जो होता है ना कार्बन निगेटिव देश कौन सा है, तो भूटान है। कार्बन निगेटिव देश कौन सा है, तो भूटान है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडलीय उष्णता के प्रभाव। वायुमंडलीय उष्णता के प्रभाव जो होता है, तो 2 प्रकार होता है, एक सकारात्मक प्रभाव होता है, दूसरा नकारात्मक प्रभाव होता है। भूमंडल के उष्णता के प्रभाव यानी कि गर्मी के चलते, तो बादलों में वृद्धि होगी सकारात्मक प्रभाव में। उसके बाद में पौधे द्वारा जल उपयोग क्षमता में वृद्धि होगी। उसके बाद में अधिक मात्रा में प्रकाश का संश्लेषण होता है। ठीक है, एक तो बादलों में वृद्धि, पौधे द्वारा जल उपयोग की क्षमता में वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश का संश्लेषण होना। नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं, तो नकारात्मक प्रभाव में जो होता है ना
उसमें होता है कि फसल की उत्पादकता में कमी आती है। फसल की उत्पादकता में क्या होती है? कमी आती है। जैविक विविधता में कमी आती है। मौसमी दशाओं के में परिवर्तन होता है। उसके बाद में बाढ़ होगा, सूखा आती है। उसके बाद में समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी तटीय प्रदेशों में, जिससे डूबने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद में ग्लेशियर पिघलेगा, तो ग्लेशियर पिघलने से नदियों में क्या होती है? जल स्तर का वृद्धि हो जाती है। तापमान में वृद्धि होगी, जिसके चलते पौधे में बीमारियाँ फैलेगी। उसके बाद में स्कैंडिनेविया प्रायद्वीप के अनेक देशों में काफ़ी तट समुद्र में समाहित हो जाएंगे। उसके बाद में है कि समय से पूर्व आमों का बौर आ जाता है। समय से पूर्व आमों में क्या हो जाता है? तो समय से पूर्व जो होता है ना, आमों में बौर आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि अम्लीय वर्षा कराने वाले गैसें। तो एक तो अम्लीय वर्षा कराने में 4 प्रकार की गैसें होती है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद में सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और नाइट्रस ऑक्साइड होती हैं। ठीक है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, NO यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। 4 प्रकार की गैसें जो होती हैं ना, आपका क्या कराती हैं? तो अम्लीय वर्षा कराती हैं। इसके प्रभाव क्या होगा अम्लीय वर्षा के चलते? अम्लीय वर्षा के चलते त्वचा पर फफोले पड़ जाएंगे, यानी कि रेड निकल जाता है। उसके बाद में ताजमहल का रंग में परिवर्तन होता है। ताजमहल के रंग में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो SO2 के कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। उसके बाद में जलीय जीव जंतु के नुकसान होंगे। तो अम्लीय वर्षा के चलते क्या होता है? जल अम्लीय बन जाता है, जिसके चलते जीव जंतु का नुकसान होता है, जलीय जीव जंतु को। अब आते हैं कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा किससे होता है? तो कृत्रिम वर्षा में जो होता है ना, एक सिल्वर आयोडाइड होता है। तो सिल्वर आयोडाइड गर्मीय वर्षीय बादल कराता है। तो गर्मियों के दिनों में सिल्वर आयोडाइड द्वारा हम आपका कृत्रिम वर्षा करा सकते हैं। और शीत वर्षीय बादल में आपका शुष्क ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो शुष्क बर्फ यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, उससे, तथा एल्किल हैलाइड से। किससे? तो एल्किल हैलाइड जो होता है ना, एल्किल हैलाइड से होता है। तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या एल्किल हाइड्राइड द्वारा शीत वर्षीय बादल से करा सकते हैं कृत्रिम वर्षा। उसके बाद में है कि ओजोन क्षरण। तो ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत प्राकृतिक ओजोन गैसों की एक मेखला है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। तो ओजोन परत किस में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है, जो लगभग 15 से लेकर के 30 किलोमीटर तक होता है। इसका 90% जो होता है ना, समताप मंडल के निचले हिस्से में पाया जाता है। और 10% जो होता है ना, कहाँ पे पाया जाता है? तो 10% जो होता है ना, आपका क्षोभ मंडल में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? क्षोभ मंडल में पाया जाता है। क्षोभ मंडल में पाया जाता है, जिसके चलते यहाँ पे जो होता है ना, ओजोन को क्या माना जाता है? यहाँ पे प्रदूषण माना जाता है। उसी की व्याख्या देखेंगे कि ओजोन के अधिकांश भाग 90% समताप मंडल की निचली परत यानी कि 15 से 30 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। क्षोभ मंडल ओजोन के शेष भाग 10% आपका पाया जाता है। क्षोभ मंडल के ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग के निर्माण में मदद करता है। इसलिए क्षोभ मंडल में ओजोन क्या होता है? हानिकारक होता है। वायुमंडल ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। इसे डॉप्सन यूनिट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो हम ओजोन को किस में मापते हैं? तो डॉप्सन में मापते हैं। वायुमंडलीय ओजोन का माप डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर में किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई कितनी होगी? तो 0.01% होता है। 0.01% मिलीमीटर के बराबर होती है एक डॉप्सन यूनिट। उसके बाद में है कि ओजोन विघटनकारी पदार्थ। ओजोन किसके किसके चलते होता है? तो एक तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, CFC। उसके बाद में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोजन्स। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, ट्राइक्लोरोएथिलीन और हेलोन जो होता है ना, 1211 और 3001, 1211 तथा 3001 हेलोन होता है। उसका ट्राइक्लोरोएथिलीन भी होता है। ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेवार पदार्थों में सबसे मुख्य क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। तो ओजोन के क्षरण में सबसे प्रमुख कौन माना जाएगा? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना जाता है। CFC के निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन से होकर के होता है। तो CFC यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन। इसका व्यापारिक नाम, CFC का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो फ्रेयॉन होता है। क्या होता है? CFC का व्यापारिक नाम जो होता है ना, फ्रेयॉन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है कि CFC का मुख्य उपयोग किस में होता है। तो CFC का जो मुख्य उपयोग है वह रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में शामिल के रूप में प्रतिशीतक के रूप में होता है। तो CFC का प्रमुख प्रयोग जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन में प्रशीतक के रूप में होता है। आग बुझाने वाले कारक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण के उपाय। तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW क्या हो सकता है, GW केंटमूर टोरंटो विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक थे आपका GW केंटमूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता ने 2005 में, कब, तो केंटमूर साहब ने 2005 में, केंटमूर ने कब, तो 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन हैलो की खोज की। तो ओजोन हैलो की खोज कब किया गया था, तो 2005 में किया गया था। तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन हैलो की खोज किया गया था किसके द्वारा, तो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे GW केंटमूर द्वारा। ओजोन परत के संचरण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, तो कनाडा में है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा यानी कि 16 सितंबर 1997 को अपनाया गया। ठीक है, वर्ष 1989 में इसे प्रभावी रूप कार्य करने लगा। तो 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। किस लिए हुआ था, तो ओजोन परत के क्षरण हेतु। ठीक है, और इसका प्रभावी रूप कब से चालू हो गया था, 1989 से। तो 16 सितंबर को हम क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग एवं उत्पाद पूरी तरह से प्रतिबंधित कहा गया था। तो जो विकसित देश हैं, जो 5 विकसित देश हैं, जो 5 विकसित देश थे, उसको कहा गया था कि सन 2000 तक आप जो होता है ना अपने CFC का उपयोग उत्पादन पूरी तरह से आपका प्रतिबंधित यानी कि बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उसके बाद में रवांडा के किगाली, रवांडा के एक शहर है किगाली में अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन श्रेणी की ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। तो HFC श्रेणी के ग्रीन हाउसों को प्रतिबंधित करने के लिए जो समझौता हुआ वह 197 देशों के बीच में संताब्दा हुआ था। कब, तो अक्टूबर 2016 में हुआ था किगाली में। तो किगाली कहाँ, रवांडा में। इसमें कहा गया कि 2100 तक, वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया था। 0.5% जो होता है ना, आप डिग्री सेल्सियस तक आप कम कर सकते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को। उसके बाद में ओजोन परत के क्षरण के प्रभाव, ओजोन परत के क्षरण से क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसमें है कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 3 वर्गों में बांटा गया है, UV, अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B तथा अल्ट्रावायलेट C। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट C जो होता है ना सबसे कम प्रभाव, यानी कि अल्ट्रावायलेट C जो होता है ना 100 से लेकर के आपका 280 तक, जैसे इसका प्रभाव 100 से 280 nm। ठीक है, 100 से 280 nm तक जो होता है ना अल्ट्रावायलेट C। उसके बाद B जो होता है ना 280 से 315 तथा अल्ट्रावायलेट रेड जो होता है ना 315 से लेकर के 400 nm तक होता है। ठीक है, इसमें जो होता है ना UVB या अल्ट्रावायलेट B विकिरण के प्रभाव जो होता है ना सबसे अत्यंत घातक होते हैं। ठीक है, अत्यंत घातक जो होता है अल्ट्रावायलेट B होता है, जो 280 से 315 तक होता है। मोतियाबिंद, इसके कारण जो होता है ना मोतियाबिंद हो जाएगा, त्वचा कैंसर होगा, जीन उत्परिवर्तन होगा, उसके बाद मानसिक दोष हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है कि ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनिक प्रकाश की 93 से लेकर के 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए क्या है, हानिकारक है। ठीक है, आते हैं पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण एवं सतत विकास। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो 1986 में आया था। पर्यावरण संरक्षण प्रोजेक्ट कब आया था, 1986 में आया था। किसी जीव के चारों तरफ से घिरे भौतिक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतः क्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो वो आया था आपका 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था। अब देखते हैं पर्यावरण।
पर्यावरण के बारे में देखेंगे कि पर्यावरण में हम सबसे पहले वायुमंडल को देखेंगे। तो वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल में आते हैं आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ये वायुमंडल में आ गया। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है ना कौन कौन सा? क्षोभ मंडल, समताप मंडल होता है। उसके बाद मंडल जो होता है ना 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें से क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। उसके बाद में जल मंडल। जल मंडल में जो होता है ना हिमनद, झील, नदी, सागर आता है। वायुमंडल, जल मंडल में क्या आता है? हिमनद आता है, झील आता है, नदी होता है, तो सागर आता है। उसके बाद में जल मंडल के बाद जीव मंडल। जीव मंडल में पौधे और जंतु आएंगे। जीव मंडल में क्या आएंगे? पौधे और जंतु। और स्थल मंडल, स्थल मंडल में पर्वत, मैदान, मरुस्थल इत्यादि आते हैं। ठीक है, उसके बाद में पर्यावरण के संघटक। पर्यावरण के संघटक जो होता है ना 2 होता है, एक भौतिक घटक होता है, दूसरा सांस्कृतिक घटक होता है। तो पर्यावरण के संघटक एक भौतिक या अजैविक और सांस्कृतिक घटक। तो सांस्कृतिक में होता है मानव निर्मित गतिविधियाँ, संस्कृति में एक जैविक घटक भी होता है। तो अजैविक, जैविक तथा सांस्कृतिक घटक जो होता है ना पर्यावरण के संघटक है। तो सांस्कृतिक घटक में मानव निर्मित गतिविधियाँ हैं, जैविक घटक में पादप, जंतु और सूक्ष्म जीव होते हैं, तथा भौतिक घटक में स्थल, वायु, जल इत्यादि आते हैं। ठीक है, उसके बाद में पर्यावरणीय प्रदूषण। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रदूषण जो होता है ना इसमें है कि प्रदूषण भूमि, पर्यावरणीय प्रदूषण के अंतर्गत प्रदूषण भूमि, प्रदूषण जो होता है ना भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक अथवा जैव अभिलक्षणों में अनपेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है उसे प्रदूषक कहते हैं या कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि भौतिक गुणों के आधार पर प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार है भौतिक गुणों के आधार पर। पहला, जैसे भौतिक गुण में गैसीय प्रदूषण, धूल प्रदूषण, ताप, ध्वनि तथा रेडियो सक्रिय प्रदूषण इत्यादि आते हैं। उसके बाद उत्पत्ति के आधार पर जो परिवर्तन होगा, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवोद्भिद, जो मानव से उत्पन्न है। तो प्राकृतिक में आता है ज्वालामुखी का फूटना। ज्वालामुखी का फूटना जो उत्पत्ति के आधार पर है यह है प्राकृतिक। तथा मानवोद्भिद है तो मनुष्यों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र और कृषि में उत्पन्न प्रदूषण। ठीक है, उसके बाद में है कि पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर प्रदूषण। तो पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जो होता है ना एक जैव न्यूनीकरणीय होता है, दूसरा जैव न्यूनीकरणीय रहित होती है, यानी कि अजैव न्यूनीकरणीय। तो जैव न्यूनीकरणीय में आता है जैसे घर का कचरा हो गया, पशुओं के मलमूत्र हो गया, सीवेज हो गया, सीवेज यानी कि लेटरिन तो सिस्टम, तो ये सब जो होता है ना जैव न्यूनीकरणीय है। तथा जैव न्यूनीकरणीय रहित में प्लास्टिक हो गया, डीडीटी का छिड़काव जो डीडीटी का छिड़काव हो गया, उसके बाद में बेंजीन हो गया और हेक्साक्लोराइड हो गया। कौन हो गया? बेंजीन और हेक्साक्लोराइड। ठीक है, ये सब क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर। उसके बाद में है कि पर्यावरण भाग के आधार पर। तो पर्यावरणीय भाग के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उसके बाद में आपका भूमि प्रदूषण, ये पर्यावरण के भाग के आधार पर है। हम देखते हैं धरणीय विकास या सतत विकास। धरणीय विकास या सतत विकास को किसने दिया है? तो धरणीय विकास विकास की वह अवधारणा है, धरणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो धरणीय विकास का जो आपका डिफिनीसन है वह कहा गया है कि इसमें जो वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ क्या करेंगे कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। धरणीय विकास की अवधारणा 1987 में धरणीय विकास की अवधारणा 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। किसमें प्रस्तुत की थी? आवर कॉमन फ्यूचर में प्रस्तुत की थी। वर्ष 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में घोषित एजेंडा 21 इसके समर्थन प्रदान किया गया था। तो एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया था। किसको? तो आपके धरणीय विकास या सतत विकास को। तो एजेंडा 21 है क्या? तो एजेंडा 21 जो होता है ना एक जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करता है। एजेंडा 21 जैविक विविधता का सर्वेक्षण तथा संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करता है। उसके बाद में है कि पूंजी हस्तांतरण की उदार बनाने का पर बल देता है। पूंजी हस्तांतरण को आपका उदार बनाने पर बल देता है।
उसके बाद में है कि सबको खाद्य, स्वच्छ और जल व सुरक्षा देता है। सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सुरक्षा प्रदान करता है। एजेंडा 21 विकासशील देशों में गरीब निवारण व जनसंख्या नियंत्रण करता है। ठीक है, उसमें धरणीय या सतत विकास की अवधारणा में सर्वप्रथम किसने किया था? तो बर्टलैंड 1987 में। तो धरणीय या सतत विकास की अवधारणा बर्टलैंड ने दिया था 1987 में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना था। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया था, जिसमें से वर्ष 2030 तक प्राप्त करने का क्या था? लक्ष्य था। ठीक है, आगे देखते हैं सतत विकास लक्ष्य। तो 17 सतत विकास लक्ष्य जो होता है ना, कौन कौन से हैं? तो पहला है कि गरीबी की समाप्ति। पहला क्या है? गरीबी की समाप्ति। दूसरा भूखमरी से मुक्ति, गरीबी की समाप्ति, भूखमरी से मुक्ति, स्वच्छ और सुरक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उसके बाद में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहरों और सामुदायिक विकास, संवहनीय शहरों और सामुदायिक विकास, जिम्मेवारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पाद। उसके बाद में है 13वां है जलवायु कार्रवाई। क्या हो जाएगा? तो जलवायु कार्रवाई। उसके बाद में है जलीय जीवों की सुरक्षा। किसकी? जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा, जलीय तथा स्थलीय दोनों की जीवों की सुरक्षा, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं। 17वां है लक्ष्यों के लिए भागीदारी, लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, तो 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं उसमें पहला गरीबी की समाप्ति, भूखमरी की मुक्ति, उसके बाद में स्वच्छ और सुरक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा, उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहरों और सामुदायिक विकास। उसके बाद में है कि जिम्मेवारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जिम्मेवारी के साथ उपभोग और उत्पाद, जलवायु कार्रवाई, जलीय जीवों की सुरक्षा, स्थलीय जीवों की सुरक्षा। उसके बाद में है कि शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं तथा लक्ष्यों के लिए भागीदारी। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्राथमिक प्रदूषक क्या है। तो प्राथमिक प्रदूषक क्या होता है? तो ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु से निष्कासित होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक जो होता है ना, सीधे वायु से निष्कासित होते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO, नाइट्रस ऑक्साइड NO, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा कणीय पदार्थ यानी कि PM। ठीक है, उसके बाद में है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जो प्राथमिक प्रदूषक हैं उसमें आपके कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कणीय पदार्थ तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सब क्या प्राथमिक प्रदूषक हैं। द्वितीय प्रदूषक, इनका निर्माण विद्युत चुम्बकीय विकिरण के प्रभाव के अधीन प्राथमिकी प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के परिणामस्वरूप होती है। ठीक है, जो प्राथमिक प्रदूषक है उससे जो रासायनिक अभिक्रिया होगा उससे हम द्वितीय प्रदूषक को प्राप्त करते हैं, जैसे कि ओजोन O3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, नाइट्रिक अम्ल HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये द्वितीय प्रदूषक हैं। ठीक है, द्वितीय प्रदूषक में ओजोन, नाइट्रिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड तथा सल्फ्यूरिक अम्ल आते हैं। उसके बाद में वायु प्रदूषक, जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के निश्चित अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। PM यानी पार्टिकुलेट मैटर। क्या हो जाएगा? पार्टिकुलेट। PM क्या होगा? पार्टिकुलेट मैटर। 10 माइक्रोन से बड़े 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। तो 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले जो कण होते हैं उसे हम शुद्ध कण की संज्ञा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में है फ्लाई ऐश। यह सब वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण में पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसके बाद में फ्लाई ऐश आता है। ठीक है, तो फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है।
यह क्या होता है, बहुत सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करता है। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से होता है। तो कोयला जो आधारित जो ताप विद्युत घर है उससे फ्लाई ऐश का निर्माण होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक तथा कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं। सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक और कॉपर। सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक और कॉपर जो होता है ना, इसमें मिले रहते हैं। इसे श्वसन तंत्र संबंधी रोग होता है तथा प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। ठीक है, फ्लाई ऐश। उसके बाद में है कि निलंबित कणिकीय पदार्थ। ठीक है, निलंबित SPM। तो इसका आकार जो होता है ना 0.1 माइक्रोन से 100 माइक्रोमीटर के माइक्रोमीटर होता है। तो 10 माइक्रोन जो होता है ना उससे ऊपर के जो भी होगा आपका पार्टिकुलेट मैटर, तो वो होता है क्या, वो यानी कि शुद्ध धूल होता है, धूल कण होता है। शुद्ध क्या होता है, कणीय पदार्थ या धूल कहा जाता है। लेकिन निलंबित कणीय पदार्थ जो होता है ना, इसका आकार 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक होता है। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण यानी कि 10 श्वसन निलंबित कणिकाएं पदार्थ कहलाते हैं। 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण यानी कि PM10 श्वसनशील निलंबित कणिकाएं पदार्थ कहलाते हैं तथा 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण PM25 श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक है, तो श्वसनशील निलंबित कणिकाएं जो होगा PM10 होगा। PM2.5 जो होता है ना, यह होता है श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करता है। ठीक है, तो PM2.5 तथा PM10। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, सभी वायु प्रदूषकों में 50% भाग का प्रतिनिधित्व अकेले करता है। इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जितने भी आपका वायु प्रदूषक होता है उसका अकेले 15% जो होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। उसके बाद में है मीथेन, CH4। धान के खेत, कोयले की खदानें या घरेलू पशु वातावरण में से मीथेन उत्सर्जन मानवीय स्रोत है। मीथेन भी एक क्या है, वायु प्रदूषक का रूप है। उसके बाद में बेंजीन। बेंजीन से क्या होता है, बेंजीन से रक्त कैंसर होता है। बेंजीन से क्या होता है, तो रक्त कैंसर होता है। उसके बाद कैडमियम। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। इटाई रोग जो होता है ना, कैडमियम से होता है। इसके कारण ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करता है और रक्त दाब को बढ़ा देता है। तो कैडमियम से क्या क्या होता है, तो कैडमियम से इटाई रोग होता है, श्वसन विष की तरह होता है। इससे जो होता है ना आपका हृदय संबंधी रोग होता है कैडमियम से, और यह हृदय की धड़कन को क्या होता है, रक्त के दाब को क्या करता है, रक्त के दाब को कैडमियम बढ़ा देता है। अब आते हैं राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक। प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015, कब, 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI की शुभारंभ किया। AQI की शुरुआत कब की गई, तो 6 अप्रैल 2015 को किया गया। AQI की शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 6 अप्रैल 2015 को किया गया। AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। इसमें AQI में कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया, 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है। निलंबित धूलकण यानी कि PM, पार्टिकुलेट मैटर 10, उसके बाद में सूक्ष्म धूलकण पार्टिकुलेट मैटर 2.5, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन 3, उसके कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया और लेड यानी सीसा भी है। ठीक है, तो इसमें जो होता है ना 8 कण है, कौन कौन से है, तो PM10, उसके बाद PM2.5, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड, उसके बाद अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और लेड। ठीक है, वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। एक तो हम 8 प्रदूषक को सम्मिलित किए हैं AQI में, और वायु के गुणवत्ता सूचकांक को हम 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, वायु के गुणवत्ता सूचकांक को हम कितने वर्गों में बांटते हैं, तो 6 वर्गों में बांटते हैं। वर्ग जो अच्छा होगा वह आपका 0 से 50 की सीमा तक होता है। 0 से 50 की सीमा तक होगा जो अच्छा होता है। इसका रंग क्या हो जाएगा, हरा होता है। जो हरा होगा यानी ग्रीन होगा वो 0 से 50 के बीच में होगा, यानी कि यह सही होता, अच्छा होता है। संतोषजनक माने अच्छा से थोड़ा सा यानी कि संतोष किया जा सकता है, जैसे कि 51 से 100 तक होगा, ये हल्का भूरा हल्का हरा होता है। जो संतोषजनक होगा वो हल्का हरा होगा। ठीक है, इसे भी हम क्या कर सकते हैं, तो संतोष कर सकते हैं। तो 51 से 100 तक जो होता है ना हल्का हरा होता है। उसके बाद में सामान्य प्रदूषित
जो कम प्रदूषित है, जो नॉर्मल प्रदूषित है, तो 101 से लेकर के 200 तक होता है। 101 से लेकर के 200 तक जो होता है ना समान प्रदूषित होता है, जिसे गुलाबी कहेंगे। किस रंग का होगा? तो गुलाबी होगा, जो समान प्रदूषित होता है। उसके बाद में खराब, समान से अधिक हो गया यानी खराब हो गया, तो 201 से लेकर के 300 के बीच में यह हो गया पीला। खराब हो गया तो क्या होगा? पीला पड़ गया। तो आपका 201 से लेकर के 300 खराब होता है। अति खराब हो गया तो 301 से लेकर के 400 तक यानी लाल हो गया। अति खराब तो पीला से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, तो लाल हो गया 301 से 400 तक। तथा गंभीर 400 से लेकर के 500, 401 से लेकर के 500 जो गंभीर स्थिति में है तो ये एकदम गहरा लाल हो जाता है। ठीक है, तो वायु गुणवत्ता के सूचकांक को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 श्रेणियों में बांटा गया है। तथा AQI को जो है ना 8 प्रदूषक में सम्मिलित किया गया है, जिसकी स्थापना 6 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि जल प्रदूषण। जल प्रदूषण जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्वों को जल प्रदूषक कहते हैं। सामान्य रूप से जल गुणवत्ता के निर्धारण जैव ऑक्सीजन मांग यानी कि BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD, ठीक है, जैव ऑक्सीजन मांग, जैव ऑक्सीजन यानी कि बायो ऑक्सीजन डिमांड, BOD का मतलब है बायो ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद में रासायनिक ऑक्सीजन मांग जो होता है ना आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और धूली ऑक्सीजन डिमांड जो होता है ना DO यानी कि ऑक्सीजन डिमांड। उसके बाद में pH मान के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण एक तो BOD, COD, DO तथा pH के आधार पर किया जाता है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है? तो परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल को BOD की मात्रा 1 ppm से कम होनी चाहिए। जो पीने का पानी है, जो स्वच्छ जल की जो पीने का है, तो BOD की मात्रा की क्या होगी? 1 ppm से कम होनी चाहिए। 1 ppm से जो कम होगा उसे हम पी सकते हैं BOD की मात्रा में। उसके बाद में सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 40 मिलीग्राम के प्रति लीटर होता है। तो नदियों में BOD का स्तर कितना होता है? 40 मिलीग्राम, 40 mg यानी कि मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। सामान्य नदियों में BOD का स्तर कितना होना चाहिए? 40 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में है कि जल प्रदूषण के कारण। जल प्रदूषण के कारण क्या होता है? तो एक तो हैजा हो जाएगा, तपेदिक रोग होता है। उसके बाद में पीलिया, अतिसार, हैजा, तपेदिक, पीलिया, अतिसार, मियादी ज्वर, पैराटाइफाइड, उसके बाद में पेचिश आदि रोग जो होता है ना, ये जल के प्रदूषण के कारण होता है। एस्बेस्टस के रेशा से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस, जो फेफड़ा के कैंसर के रूप में जाना जाता है, एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है। एस्बेस्टस की रेशा से क्या होता है? तो एस्बेस्टोसिस रोग होता है। पारायुक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। पारायुक्त जल पीने से क्या हो जाएगा? मिनीमाता रोग होता है। पेय जल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग तथा कैडमियम की अधिकता से इटाइटाई रोग होता है। तो कैडमियम से किसका होगा? तो जल में अगर कैडमियम है तो इटाइटाई रोग होता, तथा नाइट्रेट की उपस्थिति से, नाइट्रेट अगर है, नाइट्रेट की उपस्थिति से कौन? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है ना, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी मात्रा से होता है? तो नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता अगर हो जाए, जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक तो हो जाए तो ब्लैक फुट होता है। ठीक है, तो जल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाए तो ब्लैक फुट हो जाएगा। सीसा युक्त जल से एनीमिया, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। तो सीसा युक्त जल पीने से हमें एनीमिया, सिर दर्द तथा मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होने लगता है। नोक-नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। नोक-नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। नोक-नी क्या होता है? तो नोक-नी संलक्षण जो होता है, नोक-नी संलक्षण फ्लोराइड के प्रदूषण से उत्पन्न होता है। उसके बाद में है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछनीय शोर के कारण उत्पन्न अशांति एवं बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का माप इकाई डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता का माप इकाई क्या है? डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र में हरे पौधे का अधिक रोपित किया जाता है क्योंकि उनके ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो हम हरे पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा कि ध्वनि प्रदूषण को जो होता है ना, हरे पेड़ पौधे अवशोषित कर लेता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। अब आते हैं डेसिबल।
ध्वनि का डेसिबल 20 डेसिबल जो होगा ध्वनि, तो पत्तियों की सरसराहट, जो पत्ता सरसरा जो पेड़ के पत्ते जो सरसराहट में आती है पेड़ के पत्तों में, तो उसका कितने डेसिबल का होगा? 20 डेसिबल का होता है। कितने डेसिबल का होता है? 20 डेसिबल का होता है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल्स। जब हम लोग थोड़ा यानी कि बहुत कम आवाज़ों में बोलते हैं यानी फुसफुसाते हैं तो 30 डेसिबल हो जाएगा। कमरे की ध्वनि 40 डेसिबल्स होता है। कमरे की ध्वनि कितनी होती है? 40 डेसिबल होती है। उसके बाद में शांत कमरे की सामान्य बातचीत होगा 60 डेसिबल। सामान्य बातचीत कितनी होती है? तो 60 डेसिबल होते हैं। 80 से 85 डेसिबल ट्रक और बसों की आवाज़, ठीक है। सामान्य बातचीत हम करेंगे तो 60 डेसिबल में करते हैं। 80 से 85 डेसिबल होता है, ट्रक या बसों की आवाज़ होती है। जेट इंजन 120 डेसिबल्स। जेट इंजन की आवाज़ जो होती है ना 120 डेसिबल होती है। जेट प्लेन की लैंडिंग, जेट के प्लेन की लैंडिंग जो होगी 150 डेसिबल्स तथा रॉकेट इंजन 180 डेसिबल के बीच होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रमुख शैक्षणिक पर्यावरणीय एवं मानवाधिकारीय संगठन, ठीक है। तो प्रमुख शैक्षणिक पर्यावरण एवं आपका मानवाधिकार संगठन UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? नैरोबी, केन्या में है। UNEP की स्थापना 1972 नैरोबी, केन्या में है, ठीक है। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में किया था जेनेवा में, हेनरी ड्यूरेंट्स ने किए थे, ठीक है। हेनरी ड्यूरेंट्स ने किया था। तो रेड क्रॉस जो होता है ना ये 1863 में किया गया था। रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था? तो 1863 में किया गया था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में। ग्रीन पीस की स्थापना कब की गई है? तो ग्रीन पीस 1971 में किया गया है। एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में मुख्यालय है, ठीक है। ग्रीन पीस 1971 एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में मुख्यालय है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में, इसका मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी कब? तो 1961 में एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, मुख्यालय लंदन में है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना 1988 कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में है। WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। उसके बाद में ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना 1978 में, न्यूयॉर्क मुख्यालय है। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में किया गया था ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब की गई थी? तो 1978 में किया गया था, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऊपर से UNEP 1972 में, नैरोबी, केन्या है। रेड क्रॉस 1863 स्विट्जरलैंड, जेनेवा। ग्रीन पीस की स्थापना 1971 एम्स्टर्डम में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन में, तथा WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ठीक है, 1988 कैम्ब्रिज आपका इंग्लैंड में है। उसके बाद में ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब की गई थी? तो ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना 1978 में की गई थी। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब? ठीक है, तो ह्यूमन राइट वॉच 1978। ह्यूमन राइट वॉच कब किया गया था? 1978 में किया गया था, ठीक है। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना 1978 में किया गया था, न्यूयॉर्क मुख्यालय है। IPCC की स्थापना 1988 में, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। IPCC की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में किया गया था, न्यूयॉर्क, स्विट्जरलैंड। IPC क्या होता है? इंटर गवर्नमेंटल आपका इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 1988 जेनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया था। ट्रैफिक, ठीक है, ट्रैफिक की स्थापना 1976 में किया गया। ट्रैफिक की स्थापना कब किया गया? 76 में, कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना 1996 में किया गया था, नीदरलैंड में। वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना कब किया गया था? 1996, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ 1969, एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। फ्रेंड्स ऑफ अर्थ की स्थापना कब किया गया था? तो फ्रेंड्स ऑफ अर्थ की स्थापना 1969 में किया गया था, इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है।
IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में किया गया था। ग्रैंड स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। एक बार देख लेते हैं कि IUCN की स्थापना 1948 में ग्रैंड स्विट्जरलैंड में है। फ्रेंड ऑफ अर्थ की स्थापना कब किया गया था? 1969 में। मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। उसके बाद वेटलैंड इंटरनेशनल की स्थापना आपका 1996 में, इसका भी मुख्यालय नीदरलैंड में है। ट्रैफिक की स्थापना 1976 में, जिसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। IPCC यानी इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की स्थापना 1988 में किया गया था, जो स्विट्जरलैंड में है। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना 1978 में किया गया था। ह्यूमन राइट वॉच की स्थापना कब किया गया था? 1978 में, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। उसके बाद में है कि WWF की स्थापना कब की गया था? तो 1988 में किया गया था, इसका मुख्यालय कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 में लंदन में है। ग्रीन पीस 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। रेड क्रॉस 1863 जेनेवा स्विट्जरलैंड। UNEP 1972 नैरोबी कन्या में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे की है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संधिया। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संधिया, ठीक है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो 1972 में हुआ था स्वीडन में। स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन का जो है वह 1972 में हुआ था। इसमें हुआ था कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन को क्या कहते हैं? तो स्टॉकहोम सम्मेलन को हम पर्यावरण का मैग्ना कार्टा करता है। इससे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की स्थापना हुई थी। इसी में UNEP की यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना 1972 में हुआ था। ठीक है, और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन 1972, जिसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इसी में UNEP की स्थापना 1972 में हुई तथा 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? तो कनाडा में हुआ था 1987 में। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस इसी में मना था। 16 सितंबर को इसका क्या हुआ था? तो सम्मेलन हुआ था। यह है ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय समझौता। ठीक है, उसके बाद में रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील का है, उसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। 1992 में हुआ, जो सतत विकास हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। एजेंडा 21 जो होता है ना पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में लाया गया। इसमें है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना की गई थी। UNFCCC की स्थापना जो है ना इसमें किया गया था। इसका UNFCCC को हम क्या कहते हैं? तो UNFC को हम कहते हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जिसकी स्थापना किया गया था पृथ्वी सम्मेलन 1992 के तहत, जलवायु परिवर्तन पर आधारित। उसके बाद में है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है ना पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन, यानी कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लिए आपका भूमंडलीय तापन को कम करना इसका लक्ष्य था। 1990 में स्तर 5.2 की कटौती करने का निर्णय लिया गया था। 1990 के स्तर में 1990 के जो स्तर था उसमें से 5.2% की कटौती करने का लक्ष्य था क्योटो प्रोटोकॉल में, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ठीक है, 1997 में। उसके बाद में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ 2002, यानी कि ये जो हुआ ना रियो जो 1992 में हुआ था। 1992 के 10 साल के बाद 1992 के 10 सालों के बाद जो होता है ना 2002 में जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ। यह द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था और इसमें जो होता है ना गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना की गई। विश्व एकजुटता कोष की स्थापना हम जोहान्सबर्ग सम्मेलन में किए और सतत विकास पर बल दिया गया। जो 17 सतत विकास था उस पर बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद में कानकुन सम्मेलन जो हुआ वह 2010 में हुआ था मैक्सिको में। कानकुन सम्मेलन कब हुआ? 2010 मैक्सिको में हुआ था कानकुन सम्मेलन। $100 अरब से हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना किया गया। $100 अरब से हरित जलवायु कोष की स्थापना आपका कानकुन सम्मेलन 2010 में किया गया, मैक्सिको में है। उसके बाद में फिर यानी कि 20वां साल में क्या हुआ? तो आपका
रियो सम्मेलन हुआ। पृथ्वी प्लस 20 साल, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन जो 92 में हुआ था उसके 20 सालों के बाद फिर से रियो डी जेनेरियो में आपका पृथ्वी का तीसरा सम्मेलन हुआ। पृथ्वी के थर्ड सम्मेलन जो हुआ 2012 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है ना इसमें मसौदा को प्रस्तुत किया गया था द फ्यूचर वी वांट मसौदा को क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। द फ्यूचर वी वांट मसौदा को प्रस्तुत किया गया था रियो प्लस 20, यानी कि आपका पृथ्वी सम्मेलन तृतीय में। इसमें है जीरो हंगर चैलेंज, यानी सभी व्यक्तियों को प्रति वर्ष आवश्यक खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। इसका दो मुख्य कारण था, एक तो द फ्यूचर वी वांट का मसौदा प्रस्तुत करना था, द जीरो हंगर चैलेंज को करना। ठीक है, उसके बाद में जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड में कब हुआ था? 2021 में हुआ जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। ठीक है, तो जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 नीदरलैंड में हुआ था, उसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन अम्ब्रेला निधि की स्थापना की गई। यानी कि IFAD का मतलब होता है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, IFAD विकास निधि नामक नवीन अम्ब्रेला की स्थापना की गई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। IFAD की स्थापना 1977 में हुआ था। IFAD की स्थापना कब हुआ था? 1977 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में है। ठीक है, IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की स्थापना 1977 रोम में, इटली में इसका स्थापना हुआ था। और जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन नीदरलैंड 2021 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि नामक नवीन अम्ब्रेला निधि का स्थापना की गई। इसमें अम्ब्रेला निधि की स्थापना किया गया था। ठीक है, उसमें है, इसके बाद में है पर्यावरणीय पुरस्कार। कुछ पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार। टायलर पुरस्कार जो है ना, कब दिया जाता है? टायलर पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुआ है, स्थापना हुई थी, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय देता है। तो टायलर पुरस्कार की स्थापना 1973 जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय देता है। तो 2024 में टायलर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया है। किसे दिया गया टायलर पुरस्कार 2024 में? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया। जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया। ठीक है, तो टायलर पुरस्कार 2024 किसे दिया है? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को दिया गया। 1973 में टायलर पुरस्कार की स्थापना की गई, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय देता है। गोल्डमैन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो 1989 में गोल्डमैन फाउंडेशन देता है। तो गोल्डमैन 1989 में, इसे गोल्डमैन पुरस्कार 1989 में गोल्डमैन फाउंडेशन देता है। तो गोल्डमैन पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो आलोक शुक्ला को मिला है। किसे मिला है? तो आलोक शुक्ला को मिला है। किसे मिला है? गोल्डमैन पुरस्कार आलोक शुक्ला को मिला है। ठीक है, उसके बाद में टायलर पुरस्कार 2000 किसे मिला है? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है। रॉकस्ट्रॉम को किसको मिला है? तो जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है। टायलर पुरस्कार 73, गोल्डमैन 1989 में। ठीक है, उसके बाद में ग्लोबल 500 पुरस्कार जो होता है ना, की स्थापना 1987 में हुआ था, UNEP द्वारा दिया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? 1987 में किया गया था, और इसे UNEP देता है। उसके बाद में है गोल्डन पंडा पुरस्कार। गोल्डन पंडा पुरस्कार 1982 में शुरू किया गया था। गोल्डन पंडा पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1982 में चालू किया गया था। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव चैरिटी देता है, ब्रिस्टल इंग्लैंड द्वारा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव चैरिटी WLCC वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव चैरिटी द्वारा आपका गोल्डन पंडा पुरस्कार दिया जाता है 1982 से। उसके बाद में सासाकावा पुरस्कार 1986 में UNEP द्वारा दिया जाता है। तो सासाकावा पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो सासाकावा पुरस्कार 1986 से दिया जाता है, सासाकावा पुरस्कार। ठीक है, तो 2024 में सासाकावा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर डोरेन जो होता है ना, डोरेन रामागोला को दिया गया। डोरेन रामागोला
गोला को दिया गया। डोरेन रामागोला को क्या दिया गया? तो सासाकावा पुरस्कार 1986 में यूएनईपी द्वारा दिया जाता है। व्हिटली पुरस्कार 1994 में WFN व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा व्हिटली पुरस्कार की स्थापना 1994 में किया गया था। व्हिटली पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1994 में, और इसे पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है। व्हिटली पुरस्कार किसे दिया गया है? तो व्हिटली पुरस्कार जो है ना 2024 किसे दिया गया है? तो पूर्णिमा देवी को दिया गया। पूर्णिमा देवी बर्मन को जो होता है ना व्हिटली अवार्ड दिया गया है, जो कहाँ की है? असम की है। कहाँ की है? असम की है आपका पूर्णिमा देवी बर्मन। व्हिटली अवार्ड की शुरुआत 1994 में हुआ था। WFN व्हिटली फंड फॉर नेचर देता है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब दिया गया? 1987। तो इंदिरा गांधी और ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1987 में, भारत सरकार देती है। उसके बाद में है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 86 में इंदिरा प्रियदर्शनी तथा इंदिरा गांधी 87 में। उसके बाद में राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय देता है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देता है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, तो आज हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा। उसके बाद में इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम को पूरी तरह से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने पढ़ा। ठीक है, आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू।